दर्शकों नमस्कार, मैं हूं बिंदुसार पांडे और आप देख रहे हैं सोशल स्प्रिट। मौजूदगी है राजधानी लखनऊ में। बात करेंगे आज 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जेवर एयरपोर्ट नोएडा में का किया उद्घाटन। उसी पर जानेंगे प्रबुद्धजनों की राय। बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती जी ने कहा कि इस एयरपोर्ट के साथ साथ सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उत्तर प्रदेश में काम बसपा की सरकार में बुनियादी काम चालू कर दिए गए थे, जिसमें कांग्रेस और सपा की सरकार ने रोड़े अटकाए और काम पूरे नहीं होने दिए। इसी पर जानेंगे सर, 28 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन कर दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती जी का कहना है कि बुनियादी काम तो हमारी ही सरकार में हो गया था, लेकिन कांग्रेस और सपा जो है इसमें रोड़ा अटकाते रही। देखिए, कारण ये है कि मायावती जी को मुझे लगता है कि कांग्रेस का नशा हो गया है। कांग्रेस से वो बड़ी दहशत में रहती है। अब आप सोचिए कि कांग्रेस की सरकार 89 में से बाहर है प्रदेश से, तो कांग्रेस इनके कार्यों में व्यवधान कहां से पैदा कर रही थी? भाई, यहाँ तो बहुजन समाज पार्टी, ये उत्तर प्रदेश में सब समाजवादी पार्टी, फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। भाई 89-90 के दशक के बाद तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में रही नहीं। कारण ये था कि उनकी उपलब्धि ये है कि जो कांग्रेस की 37 गन्ना मिल उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस सरकार ने बनाई थी, उसको इन्होंने बेच दिया। वहां तक कि उसका जमीन भी इन्होंने बेचा। रह गया कि उसमें 2 सूता मिल जो थी कांग्रेस की बनाई हुई कासमाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो मायावती जी ने बेच दिया। तो 40 कारखाने तो मायावती जी ने विकास का बंटाधार कर दिया। अब मायावती जी फिर कहती है कि कांग्रेस ने रोड़ा लगाया। आप डाटा उठाकर देख लीजिए, वहां जो जेवर एयरपोर्ट का प्रस्ताव राजनाथ के सरकार में प्रस्ताव बना करके दिया गया था, पास नहीं हुआ था। अब जो है वो जो है प्रस्ताव जो है दूसरी सरकार आई, उसको कबाड़ में डालती रही, तीसरी आई, चौथी आई। कहने का मेरा मतलब कि भाजपा की सरकार जब आई तो उस पे काम शुरू करा दिया। तो भाजपा ने एयरपोर्ट का काम जेवर का कराया, इसके लिए वो धन्यवाद का पात्र है। लेकिन कारण ये है कि 6 एयरपोर्ट और बने। ये 7वां एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं। 6 एयरपोर्ट पर न इनके पास कर्मचारी हैं, न इनके पास वो एयरपोर्ट चालू हुए हैं, न उसका कोई रख रखाव है। ये 7वां है। अब आप समझिए कि कुल मिलाकर के 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सरकार ने केवल एयरपोर्ट पर खर्च कर दिया। अब 40,000 करोड़ रुपया जो है उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के मिला करके खर्च हुआ, उसका सदुपयोग के नाम पर आज के डेट में 1 रुपया का उसका अर्निंग नहीं है। मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि एयरपोर्ट सरकार के लिए नहीं है। ये एयरपोर्ट जो है शुद्ध रूप का भारतीय जनता पार्टी की जो कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उनको घाटा दिखा करके उनको हैंडओवर कराने वाली व्यवस्था है। अब मैं निश्चित मोदी सरकार को इसलिए बधाई देता हूं कि आप अपने कंपनी के लिए काम करते हैं, ये खुशी की बात है। लेकिन कम से कम कंपनी के निर्माण के लिए, कंपनी का विकास के लिए, कंपनी का डेवलपमेंट करने से पहले देखिए कि आप ही का डाटा है कि आप 12 करोड़ लोगों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल देते हैं। तो कम से कम इस मानक पर भी आप एनालिसिस करिए कि सारा व्यवस्था आप केवल 42 लोगों के बीच हैंडओवर कर देंगे तो देश की 140 करोड़ आवाम कहां खड़ी होगी? सरकार को इस पे गंभीरता से काम करना चाहिए। तो क्या कहें, आएंगे सर आपके पास 1 मिनट। बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती जी कह रही हैं कि भाई देखिए बुनियादी काम सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हमारी सरकार में हो गए थे, रोड़ा जो है कांग्रेस और सपा बनी थी। देखिए, बहन जी के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ था, इससे कोई मुकर नहीं सकता। ये लखनऊ से लगाकर नोएडा तक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा था।
लेकिन कहा नहीं जाता है कि जब 7.5 सवार होती है तो अच्छे अच्छे मिट जाते हैं। इनके कुछ कारनामे ऐसे हो गए कि वहाँ का सब दलित पिछड़ा सब नाराज हो गया, सब चला गया, तो पार्टी ही खत्म हो गई। एको विधायक नहीं बचे, एको सांसद नहीं बचे, छीछा लेदर हो गई, खत्म हो गया। नहीं, बाकी एक देखिए, विधायक तो हैं अरे वो ये एक दो का कोई मतलब नहीं होता। मैं आपको बता दूं दूसरी चीज, अभी कांग्रेस के लीडर बोल रहे थे, राय साहब बहुत अच्छे वक्ता हैं आप, और भारतीय जनता पार्टी अब्दुल कलाम मिसाइल मैन जैसे लोगों को पालने का काम करती है। ठीक है, बहुत अंतर है। समाजवादी पार्टी मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे अपराधियों को पालने का काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को पालने का काम करती है। जमीन आसमान का अंतर है। अब आप आ जाइए विकास की बात। इसी लखनऊ में हम लोग चलते थे, 93 में मैं लखनऊ आया, और जब मैं साइकिल से चलता था तो सुनता था कि कालिदास मार्ग के सामने देखिए, मुख्यमंत्री आवास के सामने बहन बेटियों को पकड़ के ले गए लोग, बलात्कार किए, मार डाले, पेड़ में लटका दिए, जंगल था तब। और वहाँ साइकिल से जब लोग चलते थे तो अपराधी लोग क्या है, समाजवादी पार्टी की सरकार में साइकिल छीन लेते थे। आज है किसी माई के लाल में दम, मोटरसाइकिल में हाथ लगा दे, साइकिल में हाथ लगा दे, है कोई पैदा? इतना बदलाव आया। सड़कों का दुरुस्तीकरण, पूरे लखनऊ के अंदर जो जाम था, जाम से लोग कराहते थे, चल नहीं पाते थे। जब भारत के रक्षा मंत्री बनाए गए माननीय राजनाथ सिंह जी, आप देखिए पूरे लखनऊ में फ्लाईओवर का जाल बिछा दिया, सड़कों का नवीनीकरण हुआ, पुनर्निरीक्षण हुआ, चौड़ीकरण हुआ। लखनऊ एक टोक्यो जैसा बनाने का काम किया। लखनऊ ठीक हुआ, लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में आप जाइए 4 लेन, 8 लेन, 6 लेन पे आज जनता चल रही। हम लोग गोरखपुर तक जाते थे, हम लोग दिल्ली तक जाते थे, कम से कम 2-3 पंचर तो हो ही जाता था गाड़ी में। वो बदतर हाल थी, सड़क की दुर्घटनाएं हो जाती थी। और आज हम लोग 4 लेन 6 लेन पे चलते हैं, गाड़ी में पंचर नहीं होता। टोल टैक्स देने के बाद भी हमारे पैसे बच जाते हैं, नहीं तो 3500-3000 का टायर भी गाड़ी चल जाती थी, खराब हो जाता था। आज मेरी गाड़ी सुरक्षित, मेरा पैसा सुरक्षित, हम सुरक्षित। ये बदलाव आया कि नहीं आया? 2014 के पहले इस भारत को हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है। नसबंदी की तो बात जाने दीजिए, जो नसबंदी कराई वो भी मार दिए जाते थे। वो यहाँ बम गिरता था लखनऊ में, अयोध्या में, बनारस में, बेंगलोर में, मुंबई में, कहाँ कहाँ नहीं बम गिरता था। 200 मारे जाते थे, 500 मारे जाते थे। 2014 के बाद जब माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, जब ये घुस घुस कर आतंकवादियों को मारने का काम किया, आज आप देख लीजिए पुलपुली कांपती है। नरेंद्र मोदी जी का नाम जब आतंकवादी, अपराधी, गुंडे नाम लेते हैं ना, तो उनके पैंट गीली हो जाती है। ये 2014 के बाद का भारत है, 2026 का नरेंद्र मोदी का भारत है। और उत्तर प्रदेश की तरफ अगर किसी ने नजर कर लिया, रोड होल्ड अप होता था पहले, गुंडे, मवाली, अपराधी यही पेड़ काट के रात में गिरा देते थे सड़क पे, और जब बस आती थी तो बस के ड्राइवर को गोली मार देते थे, कंडक्टर को, सारा पैसा उनका ले लेते थे और पब्लिक को लूट लेते थे। ये समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ सब, कांग्रेस की सरकार में हुआ सब। और जब सरकार उत्तर प्रदेश में आई भारतीय जनता पार्टी की, आज आप बता दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं एक भी रोड होल्ड अप हुआ हो? आप बता दीजिए, ऐसी कोई घटना आपके संज्ञान में आई है? आई है? किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि जाकर रोड होल्ड अप कर दे। और नहीं तो यही 2017 के बाद जब पूज्य महाराज जी जब आए हैं, जब से उसके पहले लोग बहन बेटी उठा ले जाते थे, हिंदुओं की बहन बेटी को, और ले जा करके उसको निकाह करा लेते थे, और निकाह कराने के बाद किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी को बोल देता। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे पास। सर क्या कहेंगे सर, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी के लिए कितनी बड़ी चुनौती के रूप में उभरेंगे चंद्रशेखर रावण? देखिए, हम लोग 12 से सत्ता में नहीं है, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी सत्ता में नहीं है 2012 के बाद से। एक छोटे से आगाज पे, जिसको माननीय बहन जी ने ये भी नहीं कहा कि हम रैली कर रहे हैं, करीब 20 लाख लोग, और 20 लाख लोग पहुंचे, निकले, जितने फील्ड में थे उससे ज्यादा बाहर थे, और उससे ज्यादा रोडों पे फंसे हुए थे। माननीय बहन जी को लोग पूजते हैं, उनको जो है देवी मानते हैं, और
उन्होंने 21 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, सामाजिक दंशों को सहा, उन्होंने स्वयं सहा। महिला होने के बाद, लड़की होने के बाद उनके परिवार ने सामाजिक दंश सहे, और बहन जी ने सत्ता की लालच के बगैर अपने सामाजिक मुद्दों को संसद भवन में ना उठा पाने के कारण संसद भवन से इस्तीफा दे दिया। क्या चंद्रशेखर रावण ऐसा कर सकते हैं? संसद भवन से इस्तीफा दे सकते हैं? क्या चंद्रशेखर रावण ऐसा समाज के लिए अपना त्याग और बलिदान कर सकते हैं? और जो लोग आरोप लगाते हैं माननीय बहन जी पर, वो अपने परिवार की 21 साल की लड़की को राजनीति में छोड़ के देखें, उनको इस बात का आभास हो जाएगा कि आज से करीब 35-40 साल पहले माननीय बहन जी किस अवस्था में अपने घर परिवार को छोड़कर कितने लाखों दंश सहे, उन्होंने दंश सहे, उनके परिवार वालों ने दंश सहे।